नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। महाराष्ट्र राज्य की सियासत में क्या गड़बड़ियाँ हो रही है, किस तरह से उलटफेर हो रहा है तो आप टीवी पे देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे मेरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन जो कि निर्दलीय चुनकर आई थी और चुनकर आने के बाद में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता बनी थी उस वक्त गीता जैन ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था बीजेपी के उस वक्त के सीएम देवेंद्र फडणवीस को। फिर वो सरकार गिर गई। उसके बाद में महाविकास आघाड़ी की नई सरकार बनी जिसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना थी। शिवसेना को भी गीता जैन ने अपना सपोर्ट दिया था और शिवसेना में जाकर उन्होंने अधिक रूप से पक्ष प्रवेश भी कर लिया था। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है उसको देखते हुए हमारे शहर की एमएलए गीता जैन ने फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। गीता जैन क्या अवसरवादी है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आज उनके साथ में हैं। मैडम, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आप बताइए कि आपने पहले शिवसेना जिनकी सरकार थी, उनका सीएम था, शिवसेना के साथ में आप रहे, 2.5 साल आपने काम किया और अब जो है कि जैसी शिवसेना की सरकार यहाँ पर लड़खड़ा रही है, आपने बीजेपी को सपोर्ट किया। क्या कहेंगे आप? क्या आप अवसरवादी है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातें चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल मैं रात को 8 बजे तक वर्षा पे थी और जो कुछ लोग मेरे साथ थे, जब रात को मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सभी निकल गए हैं और ये वक्त ज़रूर आ गया है कि शायद ये सत्ता बचे या नहीं बचे। और ऐसे समय में एक जो अपक्ष होता है, आप इमेजिन कीजिए कि अपक्ष जिस पार्टी में सपोर्ट करने जा रहा है, अगर वो पार्टी टूट जाती है तो अपक्ष को अपना निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी कहिए, ये वक्त की ज़रूरत कहिए, लेकिन ये काम करना ही पड़ता है। तो ऐसे में मुझे भी वो निर्णय लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कोई, अब मुझे लग रहा है कि मैं 8 बजे तक के बाद देख रही थी लेकिन लोग एक एक करके कम होते जा रहे थे वहाँ, और आप खुद वो आंकड़ा देख रहे हैं। तो ऐसे समय में मुझे भी मेरा अस्तित्व टिकाने के लिए किसी न किसी सहारा तो नहीं कहूँगी, लेकिन किसी न किसी को ज्वाइन करना था क्योंकि वो पक्ष ही नहीं रहा जिसको हम समर्थन देने वाले थे। ये नहीं कि वो सत्ता में है या ये सत्ता में नहीं है। अगर लोग अवसरवादी कहते हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि पहले 1 साल जब मैंने बीजेपी को समर्थन दिया था तब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, और आज इसलिए बीजेपी को समर्थन नहीं दे रही हूँ। अभी तक देखिए ऐसा कोई नक्की नहीं हुआ है कि बीजेपी सत्ता में आ गई है, लेकिन मुझे दरेकर जी ने और फडणवीस जी ने दोनों ने बुलाया और ये कहा कि ताई अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं और अगर आप आना चाहें तो हम आपको वेलकम करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर सत्ता बनती भी है तो उसमें आपका साथ और सहकार हो। तो मैंने उस बात का हामी भरी है और उसके लिए मैं तैयार हुई हूँ कि हम, और वैसे भी अगर ये दूसरे ग्रुप के साथ भी अगर मुझे जाना पड़े, यानी जो मेरी पुरानी पार्टी थी, तो उनका भी रुख यही है। तो एनीवेज मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता बाकी है। बदले में क्या आप अब जैसे भाजपा को समर्थन दे रहे, जो जिनकी सरकार अभी बनने जा रही है, तो बदले में कुछ तो आपने बात की होगी? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की क्योंकि पक्ष श्रेष्ठी हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए सोचते ही हैं और वो हमेशा उनके मन में रहता है कि अगर हमने एक बार इनके साथ अन्याय किया है तो दूसरी बार हम वो ही अन्याय ना करें और इनको न्याय दें। और ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा भी है कि अगर आपके साथ पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अगली बार ये ऐसा नहीं होगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। आपको फ्री हैंड दिया जाएगा और आप पे कोई दबाव नहीं रहेगा। फ्री हैंड से क्या मुराद है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव हैं, तो क्या महानगर पालिका के चुनाव आप अपने हाथ में लेना चाहते, आपके हाथ में कमांड रखना चाहते, ये समझा जाए? देखिए, ये समय का समीकरण अभी लंबा है और समय के साथ क्या चेंजेस आता है, क्या संयोग बनते हैं, उस समय और जिस पार्टी को आप सपोर्ट देते हैं उसकी जिम्मेदारी लेना ये एक आम बात है, वो लेनी ही पड़ती है जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते। नहीं, तो आप मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। जैसे आने वाले दिनों में जो महानगर पालिका के चुनाव हैं, उस चुनाव में क्या पूरा सूत्र संचालन आपके जिम्मे रहेगा, आपको पूरा कमान सौंपी जाएगी? देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारे वरिष्ठ हैं और हमेशा ऐसा होता है कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत होती है
उन वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमें जो जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी हम वो जिम्मेदारियों का निर्वाह ज़रूर करेंगे। नहीं, मुझे तो जो सूत्रों से जानकारी मिली मैडम कि जैसा आपने इस वक्त अब समर्थन देने की बात की है बीजेपी को, तो बदले में महानगर पालिका की कमान आपको सौंपे जाएंगे, आपको प्रभारी के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और आपके ही मार्गदर्शन में यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसा मुझे जानकारी है। क्या कहेंगे आप? मैं फिर कहूँगी कि अगर हमारे वरिष्ठों को ये जिम्मेदारी मुझे देने की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर वो जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगी। जी, जबकि यहाँ पर जो ए ग्रुप और बी ग्रुप जो घमासान चल रहा था वो कहीं ना कहीं दिखावे के लिए वो रुक गया है, तो फिर इस बीच में आप जैसे बीजेपी से एंट्री लेकर अगर आते हैं तो वो मैं माहौल समझना चाहूँगा कि कैसा उस वक्त का माहौल होगा। मुझे लगता है कि समय के साथ हम कुछ चीज़ें देखें तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मैं आज कुछ कहूँ, आप मुझे बोलिए 3 दिन पहले किसी को पता था कि जो आज होने वाला है ये राजनीति है, कब क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए समय के साथ जैसे संजोग बदलते हैं, जो उस समय की मांग होती है उस समय वो निर्णय लिए जाते हैं। तो भविष्य में जैसे भाजपा के जो कद्दावर लीडर है नरेंद्र मेहता, वो और आप एक प्लेटफॉर्म पर आ भी सकते हैं, राजनीति है इसलिए। मैं फिर कहूँगी संजोगों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। मैडम, पिछले 2 दिनों से जो घमासान चल रहा है इस दौरान क्या शिवसेना के बड़े नेताओं द्वारा आपसे कोई बातचीत हुई थी या कुछ आपसे कहा गया था कि भाई आप कहीं जाओ मत, हमारे साथ में ही रहो, ऐसा कोई ऑफर वगैरह आपको या रोकने की कोशिश की गई आपको? नहीं, न उन्होंने रोकने की कोशिश की, न उन्होंने जाने को कहा। वहाँ जो भी थे, कल मैं भी वर्षा में 8 बजे तक थी, तो वो हम सब अपनी इच्छा से थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ संजोग ऐसे आ गए हैं कि एक इंडिपेंडेंट को कुछ निर्णय लेने के संजोग आ गए हैं, तो वो हमें समय के चलते लेना पड़ता है। मेरे इस शहर के प्रति शहर के लोगों ने मुझ पे जो विश्वास दे के जो पद दिया है, तो मुझे कुछ काम करने हैं, तो उस काम के लिए भी अगर कोई मुझे ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे तो मुझे लेने पड़ते हैं। नहीं, मेरा सवाल यह था मैडम कि शिवसेना की अब तक जो सरकार थी, उस शिवसेना की सरकार के चाहे मंत्री हो या बड़े नेता, उनके द्वारा आपको कहीं और नहीं जाने के लिए कोई फ़ोन हुआ या कोई बातचीत हुई, किसी से कोई संपर्क हुआ? जी नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी सद्बुद्धि से कर रही हूँ और संजोगों को देखते हुए कर रही हूँ। मैडम, आप पिछले करीब 2.5 साल से यहाँ का प्रतिनिधित्व करते आए हैं शहर का। आपने जो एक अनुभव लिया है महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान काम करने का, तो आप कैसा इसे देखते हैं? ये जो आज हम जो जिसे भूकंप के तौर पर देखा जा रहा है यहाँ की राजनीति में, आपने क्या तजुर्बा लिया, कैसा आपका अनुभव रहा, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं जो मोटे मोटे तौर से आपने शायद नोटिस किए होंगे? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो शिव सैनिकों ने या लोगों ने किया, ये वो था कि मुख्यमंत्री उन्हें वो समय नहीं दे पाए जिनकी उनको आशा थी। दूसरा कारण ये था कि बहुत सारी निधि का जो उनको असंतोष था कि उनका कोई एक पार्टी ज़्यादा ले रही है, कोई एक पार्टी को कम मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमारे काम नहीं हो रहे, ऐसे कुछ असंतोष थे जिसकी वजह से आज ये भूकंप जो आप बोल रहे हैं वो शायद आया है। तो अभी भी कोशिश जारी है उनकी। अभी मैं लाइव ही देख रही थी, उन्होंने कहा है कि आप लोग यहाँ आइए और बैठ के गिले शिकवे मिटाइए। तो ये राजनीति है, ये भी हो सकता है कि कल सुबह आप देखें कि गिले शिकवे मिट गए हैं। तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। आप जैसे कि जो निर्दलीय लोक प्रतिनिधि है, आपको जो एक तजुर्बा जो हुआ होगा कि जैसे जो इनके जो घटक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इनके जो नेता थे जो वहाँ पर मंत्री पद लेकर उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे, इन लोगों से आप लोगों का कैसा अनुभव रहा है? क्या वो आपके काम करते आए, क्या आपको उन्होंने मदद किया? देखिए, ये बात हमेशा से सच रही है कि जो अपनी पार्टी के लोग होते हैं उनको थोड़ा सा हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमें पार्टी भी संभालनी होती है और ये बहुत नेचुरल सी बात है। पर वो तवज्जो कितनी देनी चाहिए, या फिर जो पार्टी में हमने सपोर्ट किया है उस पार्टी के वरिष्ठ हमें उतना स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब फैक्टर उस भूकंप के आप कह सकते हैं कि कारण हो सकते हैं। और मैंने कहा ना, 100% आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा असंतोष जब बड़ी चिंगारी बन गया तो आज की ये नौबत आई है। मैडम, कल आपने एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर जिसमें आपने कहा था कि जो राजनीतिक हालात जो बने हुए हैं उसको देखते हुए मैं जो भी निर्णय लूँगी, मेरे समर्थक, मेरे कार्यकर्ता और यहाँ के जो मेरे वोटर्स हैं उन लोगों से पूछ कर ही लूँगी। आपने ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिया। ये आप कैसे कह सकते हैं?
नहीं, मुझे तो कहीं कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि आपने बाकायदा मीटिंग ली, आपके समर्थक या आपके मतदाता या यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे पूछा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरे समर्थक मेरे साथ नहीं होते तो आप यहाँ जो लोग बैठे देख रहे हैं, देखिए आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मुझे लगता है कि इन सबको मैं मेरे निर्णय से अवगत करा चुकी थी। आप किसी को भी पूछ लीजिए कि नहीं पता है क्या, बात मिलके ही होती है, ऐसी ज़रूरी नहीं ना। हमने तो कोरोना के समय में वीसी से भी बहुत सारी मीटिंग अटेंड की है, तो हम संवाद रहे वो ज़रूरी है, किस माध्यम से रहे वो ज़रूरी नहीं है। बात माध्यम की नहीं मैडम, जैसा आपने पोस्ट किए थे बस उसी पोस्ट को लेकर मेरा सवाल है कि मैं वही तो आपको आपने चैलेंज कर रही हूं। सार्वजनिक नहीं किया, भले ही आपने पोस्ट पर दिखा दिया, लेकिन आपने सार्वजनिक किया कि मैं इतने बजे या इतने वक्त में यहाँ पर सब लोगों से मिल रही हो और मुझे आप लोगों की राय जाननी है, आपसे मुझे समझना है, आप जैसे बोलेंगे मैं निर्णय लूंगी। ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। सारा प्रवास करना पड़ा था इन 2 दिनों में, इन लास्ट 5-6 दिनों में शायद, या मैं तो कहूँगी इन लास्ट 1 महीने में मैं शायद ही कुछ दिन मीरा भाईंदर में थी। तो आज के जो मॉडर्न साधन है उससे भी संवाद में हम रहे ना, एक दूसरे के टच में रहे ना। ओके, ठीक है मैडम। एक इन सबसे हटके एक दूसरा मेरा सवाल है, आपने कल एक लेटर दिया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कि देवनार में जो कत्ल खाना है उसे जो रेनोवेशन का जो टेंडर निकला है उसे बिल्कुल वहाँ पर बंद किया जाए। उसके चलते काफ़ी सारी आसपास के लोगों को परेशानियाँ होती है, बीमारियाँ भी होती है। आपको लगता नहीं है कि ये एक मुस्लिम इशू है और मुस्लिम इशू को छेड़कर आपने आपके जो मुस्लिम वोटर्स है शहर के, उनकी नाराज़गी मोल ले लिए? आप मेरा लेटर फिर ध्यान से पढ़े नहीं है। मैंने कहीं भी और कोई नहीं, लेकिन उसकी वजह से उसमें टेक्निकल क्या क्या कमी रखी गई है उस और उनका ध्यान आकर्षित किया है कि ये सब टेक्निकल कमियां दूर की जाए। देवनार का कत्ल खाना सालों से है, अब जो नई चीज़ वहाँ ये करने जा रहे हैं उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स उन्होंने खड़े हो सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, जो मैंने वहाँ के कोई टेक्निकल लोगों से पूछ के जानकारी हासिल की। मैंने कहा उन टेक्निकल प्रॉब्लमों को दूर कीजिए। आप तो वो खुलकर बता पाएंगे कि किस तरह की टेक्निकल जो खामियां आप बता रहे हैं वो क्या? देखिए, पर्यावरण को कहीं भी कुछ भी नुकसान हो रहा है वो टेक्निकल खामी। आजकल हम इलेक्ट्रिक वाहन पे क्यों आ रहे हैं? क्या गाड़ी पेट्रोल से नहीं चल रही है? क्या डीजल से नहीं चल रही है? क्या गैस पे नहीं चल रही है? लेकिन क्यों रिकमेंडेशन हो रहा है कि आप इलेक्ट्रिक, क्योंकि उसके प्रदूषण कम होते हैं। तो वही, मैं बहुत बड़ी टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी इसको क्लियर नहीं किया गया है इस टेंडर में। तो मैंने वो रिक्वेस्ट की है कि आप इसको तुरंत उसमें ध्यान लगा के उसका क्या है वो सब दूर की जाए, सभी खामियों को दूर किया जाए। मैडम, मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो टेक्निकल खामियां क्या है जो आपने, क्योंकि लेटर में जो सब्जेक्ट है कि उससे जो पर्यावरण को नुकसान होने की रिपोर्ट्स थी वो खामियों को दूर करने की बात मैंने कही थी। तो ऐसे वक्त में ही वो लेटर आपने क्यों डाला? सर, उस टेंडर को 4 दिन बकरीद को एक कुछ महीना बाकी है। मैंने जिस दिन वो टेंडर फ्लोट हुआ और उसकी टेक्निकल चीज़ों पे चर्चा शुरू हुई तो मैंने अपने किसी 2-4 जानकारों से पूछा, और तभी मुझे ये मालूम है कि बकरा ईद कब आ रही है, और या मुझे और कोई भी चीज़ का उसमें ध्यान नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ध्यान रखा और उसके लिए मैंने ये ज़रूर कदम उठाए। जी मैडम, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे कि आगामी जो चुनाव आने वाले मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, तो उसमें आपका कितना रोल रहेगा? आपके समर्थक आपसे कितनी उम्मीद लगा रखे हैं और आपसे वो लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे और आप उनको कितना मदद कर पाएंगे? समर्थक और जनता क्या चाहती है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त एक अच्छा हमें यहाँ प्रशासन मिले। तो ये कोशिश मेरी ज़रूर रहेगी कि भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छा प्रशासन अगर हम दे पाएँ तो ये हमारी कोशिश रहेगी। और अगर लोगों ने ये आशा की है तो उस आशा को, उस उम्मीदों पे खरे उतरने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऐसा प्रशासन दे पाए। जिम्मेदारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वरिष्ठ हमें जो जिम्मेदारियाँ देंगे वो जिम्मेदारियाँ हम बड़ी खुशी खुशी निभाएंगे। और जो शिवसेना के समर्थक आपके साथ में जो जुड़े हुए थे, जो आज भी शिवसेना में हैं, लेकिन अब आप चूँकि बीजेपी को समर्थन कर दिया है आपने, तो उन लोगों का क्या, उनको आप कैसे संभाल लेंगे? सर, समय का इंतज़ार कीजिए। अभी जो दिख रहा है मुझे लगता है कि सब साथ में ही रहेंगे। तो अभी मैं कुछ नगर सेवकों से भी मिली थी, कमिश्नर के गई थी, तब मैंने भी यही कहा कि सब साथ में ही रहने वाले हैं। आप बिल्कुल धैर्य रखिए, आप भी समय का इंतज़ार करिए, सही समय पे सही निर्णय सभी को पता पड़ जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है 145 के विधानसभा के हमारे
एमएलए गीता जैन, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। अब आप मेरा भाईंदर शहर की जनता को ये तय करना है और आप ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मेरे इस सवाल के, क्या एमएलए गीता जैन यहाँ पर अवसरवादी है या फिर समय को देखते हुए उन्होंने हालात को समझते हुए सही निर्णय लिया है? इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।